नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है विद्यानाथ झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक के दौरान टीम इंडिया ने न्यू इंडिया के लिए 15 साल का रोड मैप तैयार किया। बैठक तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस बैठक के जरिए विकास के लिए पूरे देश को एकजुट करने की पहल की। टीम इंडिया के थीम पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक के दौरान पीएम मोदी ने जीएसटी बिल पर बनी सहमति को बड़ी कामयाबी बताया और नए भारत के निर्माण के लिए राज्यों के सहयोग को जरूरी बताया और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने पर जोर दिया। पीएम ने साफ किया है कि राज्यों को लेकर जारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग के चक्कर नहीं काटने होंगे। पीएम मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने को लेकर भी राज्यों और केंद्रों के बीच चर्चा पर जोर दिया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के सदस्य और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में नीति आयोग की पिछली 2 बैठकों के फैसलों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी। पहली बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और योजनाओं की निगरानी का फैसला लिया गया था। 15 जुलाई 2015 को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की दूसरी बैठक बुलाई गई। दूसरी बैठक में पहली बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में नहीं पहुंचे। केजरीवाल की जगह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव के लिए 270 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 2 बजे तक 35% लोग वोट डाल चुके हैं। शुरुआत में धीमी रही वोटिंग की रफ्तार दिन चढ़ने के साथ ही रफ्तार पकड़ने लगी। कई इलाकों में पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आने लगी। पहली बार वोट डालने पहुंचे युवाओं में भी जबरदस्त जोश नजर आया। एमसीडी चुनावों की पोलिंग परसेंटेज हर साल बहुत कम रहती है और इस तरह की तस्वीरें बहुत रेयर मानी जाती हैं। जब भी एमसीडी के चुनाव होते हैं तब ये माना जाता है कि वोट देने के लिए नगर निगम के चुनावों में लोग उतना उत्साह नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लोगों की भीड़ है, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ग्रेटर कैलाश पार्ट 3 में वोट डाला। सीएम अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार के साथ सिविल लाइंस इलाके में वोट डालने पहुंचे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन समेत दूसरे दिग्गज नेताओं ने भी सुबह सुबह ही वोट डाला। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। लोग प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि वो इसको इससे जोड़ के दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में होगी तो बेहतर तालमेल से काम होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम पार्टी को जीते, चुनाव को जीते और मुझे उम्मीद है कि ये होगा और हम इस विश्वास के साथ लड़ेंगे कि हाँ, हम एमसीडी में सरकार अपनी बनाएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने वोटिंग शुरू होने से पहले घर पर पूजा की और जीत का आशीर्वाद मांगा। मैं समझता हूं आज इस अग्नि परीक्षा से हम सभी नरेंद्र मोदी जी के साथ ही अच्छी तरह से पास होकर के निकलेंगे, क्योंकि हमारा जो भी 2014 के बाद का 3.25 वर्षों का कार्य है लोगों के समक्ष है, लोगों का उसमें विश्वास है। एमसीडी चुनाव के लिए शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। करीब 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स 2537 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक करेंगे। 26 अप्रैल को एमसीडी चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी। एमसीडी के सराय पीपल थला और मौजपुर वार्ड में उम्मीदवारों के निधन की वजह से आज वोटिंग नहीं हो रही है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पशु तस्करी के आरोप में 3 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है। बीती रात 3 युवक ट्रक पर 13 भैंस लादकर गाजीपुर मंडी ले जा रहे थे। आरोप है कि पीपल फॉर एनिमल नाम की संस्था के लोगों ने इन्हें कालकाजी में रोका और पशु तस्करी का आरोप लगाते हुए पिटाई शुरू कर दी। दोनों ओर से शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फाइनल ये पिक्चर इमर्ज हुई है कि गाड़ी में, आयशर गाड़ी में 3 लोग हैं, करीबन 14 भैंसों को, बफेलोज को गाजीपुर मंडी फॉर लीगल स्लॉटरिंग लेके जा रहे थे। इन द मीन टाइम पीएफए की टीम ने उनको इंटरसेप्ट किया, उनसे रोका और उस दौरान उन दोनों के बीच में
स्कफल और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। भैंसों को लेके जा रहे थे पटौदी से गाजीपुर मंडी लेके जा रहे थे, जहां कालका मंदिर के पास गाड़ी को, ट्रक को 3-4 गाड़ी वाले आए, उनको रोक लिया गया और उनके साथ गाड़ी में से उतारकर उनके साथ बहुत नाजायज तरीके से मारा गया। कौन थे वो लोग? बताया जा रहा है कि वो ये पीएफ वाले थे। इसके अंदर करीब 15-20 बुफेलोज लग रही थी भरी हुई, जिनके हाथ पैर टूटे हुए थे, उनको काफी चोटें थी, इंजर्ड बुफेलोज थी, जिनको कि आप खुद सोच सकते हैं कि एक ट्रक के अंदर जहाँ 4 भैंस का रूल है भारत सरकार की तरफ से, वहीं 14-15 भैंसें एक ट्रक के अंदर ठूसी हुई थी। 3 युवक हरियाणा के पटौदी से भैंस लेकर गाजीपुर मंडी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक और भैंसों को फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस जानवरों को ले जा रहे लोगों के पास मौजूद दस्तावेजों की जांच में जुटी है। मारपीट में घायल युवकों को एम्स में इलाज दिलाने के बाद पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य के नए डीजीपी कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों पर इन दावों का असर पड़ता नहीं नजर आ रहा। तस्वीरें आगरा के सदर बाजार पुलिस थाने की हैं। बीती शाम हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने में हमला बोल दिया। आरोप है कि ये लोग हवालात में बंद अपने साथियों को छुड़ाने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने थाने में जमकर आगजनी की, थाने के परिसर में रखी गाड़ियों को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने साथियों को छुड़ाने के लिए हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की और कुछ पुलिसकर्मियों की पिटाई भी कर दी। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पहले थाने का घेराव किया गया, उसके बाद जमाओं ने मिलकर हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की। उसी को देखते हुए सभी जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट मौजूद थे, सभी लोग फोर्स मौजूद था, उनके उस पर उनको वहाँ से दूर भगाया गया। भागते वक्त उन्होंने एक पुलिसकर्मी के ऊपर हमला किया। इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हंगामे की शुरुआत फतेहपुर सीकरी थाने के बाहर हुई। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि वीएचपी के एक नेता ने मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे सीईओ को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर सदर थाने लाया गया। आरोप है कि गुरुवार को आगरा के तेहरा जोताना इलाके में सब्जी कारोबारियों से मारपीट के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस ने एक खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 134 में पंचशील अंडरपास के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग गड्ढे भरने का काम कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एनएमआरसी की बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस की टक्कर के बाद ट्रैक्टर काफी दूर तक उछल गया। ट्रैक्टर ड्राइवर राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनको जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग काम कर रहे थे, मतलब ये एक्सेसवे हाईवे जो है उसका है, तो ट्रैक्टर पीछे खड़ा था, हम लोग आगे काम कर रहे थे, पीछे से आके बस ने मार दिया। कौन सी बस थी? ये वाली बस खड़ी है जो पीछे। कितने लोग घायल हुए? वहाँ 3 लोगों के चोट है, एक मतलब खत्म हो गया, 2 के चोट है। राहुल नाम था, मेरे भाई थे बड़े। अच्छा, क्या काम करते थे? ये ड्राइवर थे। आपको कैसी जानकारी हुई है कि ट्रैक्टर हुआ है? मेरे लिए फ़ोन करके बताया था, मैं तो ड्यूटी था। किसके द्वारा पता चला? ये भाई ने फ़ोन किया था। अब उनकी बॉडी कहाँ पर है? कुछ बताया नहीं है कि यहाँ पर है या वहाँ हॉस्पिटल में, कुछ बता ही नहीं रहे। कोई एफआईआर लॉन्च हुई है? अभी तक नहीं हुई है? मुझे पता नहीं इस बार। भारत में हर रोज 1374 सड़क हादसे होते हैं। ज्यादातर सड़क हादसे नियमों का पालन नहीं करने की वजह से होते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर के 726 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की है, जहां बार-बार हादसे होते हैं। आरोप है कि बस का ड्राइवर अपने साथी के साथ बात कर रहा था, इसी वजह से उसकी नजर एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर पर नहीं पड़ी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के जुल्म के विरोध में दुनिया के अलग अलग देशों में प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का जुल्म बंद करने के लिए हाथों में प्ले कार्ड पकड़े थे और हिंसा के विरोध में मुंह पर मास्क बांधा था। पीओके के लोग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जोरदार विरोध कर रहे हैं।
लोगों ने बलूचिस्तान से चीन को बाहर निकालने के लिए नारे लगाए। पाकिस्तान की सेना पर आजादी की आवाज को दबाने के लिए बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगता रहा है। लाखों बलोच पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की वजह से अपने घर से बेघर हो चुके हैं। बलूचिस्तान के लोग पिछले 68 सालों से पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया था। 1948 से अब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तान 5 बड़े सैनिक अभियान चला चुका है। 1999 से अब तक 20,000 से ज्यादा बलोच लोगों की हत्या की जा चुकी है। अगस्त 2006 में बुजुर्ग बलोच नेता अकबर खान बुख्ती को पाकिस्तानी सेना ने मार डाला। पूरा उत्तर भारत गर्मी की मार से बेहाल है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश से आई बर्फबारी की तस्वीरें कुछ ठंड का एहसास कराती। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। रोहतांग पास में भी जमकर बर्फ गिरी है। सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं। सड़कों से मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में हुई बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। 44-45 जो टेम्परेचर गर्मी का हो गया था, तो अब तो थोड़ी बारिश हुई है। ज़्यादा तो नहीं चाहिए, फसल भी पकी हुई है, लेकिन थोड़ा मौसम जो है अच्छा हो गया है। अभी तो अप्रैल महीना चल रहा है, तो सोचो कि जून जुलाई में इसका टेम्परेचर 50 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ गई थी, तो इससे थोड़ा मौसम जो अच्छा हो गया। उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी लोगों को फिलहाल लू से राहत मिलने के आसार नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश की वजह से पारा 7 डिग्री तक नीचे लुढ़का है। पाकिस्तान में एक व्यक्ति ने 25 साल से पत्ते और लकड़ी खाकर जिंदा रहने का दावा किया है। यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले 50 साल के महमूद भट्ट। दावा है कि ये 25 साल से सिर्फ पत्ते और लकड़ी खाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। महमूद भट्ट को जब भी भूख लगती है वो सड़क किनारे अपनी गधा गाड़ी रोकते हैं और पेड़ से पत्ते तोड़कर खाने लगते हैं। दावा है कि इस दौरान वो कभी बीमार नहीं पड़े। कभी डॉक्टर के पास जाना हुआ? कभी नहीं गए सर। कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ? कोई दर्द वगैरह तो सही पकाना आता है। महमूद भट्ट के मुताबिक गरीबी की वजह से उन्हें पत्ते और लकड़ी खाने की आदत पड़ी। महमूद भट्ट ढुलाई का काम करके गुजर बसर करते हैं और 600 रुपये रोज कमा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद आदत में शुमार होने की वजह से वो जब भी मौका लगे पत्ते और लकड़ी खाते रहते हैं। महमूद भट्ट को बरगद और शीशम जैसे पेड़ों से पत्तियां खाना सबसे अधिक पसंद है।